हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी एक नवीनतम सीरीज चल रही है जिसका नाम है सफलता वाली सीरीज टॉपर गाइडेंस, जिसमें हम राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित एक अभ्यास श्रृंखला चालू की है, जिसमें हम PYQ प्लस संभावित उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में किस प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। उसी की दिशा में यह हमारा एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इस सीरीज को देखते हैं तो आपकी सफलता में यह सीरीज एक रामबाण औषधि के रूप में कार्य करेगी। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। इनके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम टेलीग्राम चैनल पर भी और अन्य महत्वपूर्ण सवाल वहां पर अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा आप लोग राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन, करंट अफेयर्स इत्यादि से जुड़ी अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज वहां पर देखने को मिलेगी। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा 26। ये पार्ट नंबर 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सवाल नंबर 26 क्या कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। आपको राइट ऑप्शन का चयन करना है। आप प्रत्येक सवाल के आंसर को गैस करिएगा, आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए तरक्की शैली एवं तरीके में एक तत्व है। ऑप्शन बी इसके विषय एवं शैली में एक तत्व है। ऑप्शन सी समान लक्ष्य ढूंढने में एक तत्व है। ऑप्शन डी मनुष्य जाति के लिए साझी दूरदर्शिता प्राप्त करने में एक तत्व है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, तरक्की शैली एवं तरीके में एक तत्व है। राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है, क्योंकि इसमें तरक्की शैली एवं तरीके में एक तत्व है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य सापेक्ष या मूल्यों पर आधारित है। मूल्य सापेक्ष यानी मूल्यों का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। इनका दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टि से मूल्यों, आदर्शों तथा लक्ष्यों से अविच्छिन्न संबंध है, यानी कि मूल्य, आदर्श और लक्ष्य जिनका जुड़ाव परंपरागत राजनीति से है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। ये मानते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक विद्वान। राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जा सकता है, क्योंकि इसमें तरक्की शैली एवं तरीके में एक तत्व है। सवाल नंबर 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए एक राजनीतिक आस्था प्रणाली है। ऑप्शन बी राजनीतिक विचारों का एक कार्यवाही उन्मुख समुच्चय है। ऑप्शन सी एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया है। ऑप्शन डी वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक
हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। क्या होगा 27 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ये स्लाइड चल रही है 50 नंबर की और आज की स्लाइड हमने ऐड की है 78 नंबर तक। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट होगा। वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते उनको विचारधारा की विशेषता नहीं माना जा सकता। यानी कि जो राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को शामिल या व्यक्त नहीं करते उसको विचारधारा की विशेषता नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। जबकि विचारधारा एक राजनीतिक आस्था प्रणाली है, राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय है, एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया हो सकता है विचारधारा। और विचारधारा राजनीतिक विचारों को जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त करती है उसका समुच्चय हो सकती है, या उन सामाजिक हितों को जो समाज के लिए जरूरी हो उनको व्यक्त कर सकती है, इत्यादि इनकी विशेषताएं हो सकती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, जो विचारधारा की विशेषता नहीं है। विचारधारा की विशेषता नहीं होती कि वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। विचारधारा का मतलब यह है कि सामाजिक या वर्ग के सामाजिक हितों या वर्गों के विचारों को व्यक्त करना या उन्हें शामिल करना। अर्थात विचारधारा राजनीतिक विचारों, वर्गों, सामाजिक हितों को अपने अंदर समाविष्ट करती हैं तथा उन्हें व्यक्त करती है। अगला सवाल 28 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा। व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? नागरिक, नौकरशाही, राजनीतिक वर्ग, उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। व्यवहारवाद है जो नागरिकों के, नौकरशाही के और राजनीतिक वर्ग के, इन सभी के व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो नागरिक, राजनीतिक वर्ग, नौकरशाही इत्यादि सब पर ध्यान केंद्रित करती है या करता है। अगला सवाल 29 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? जनहित संबंधी, जन सहमति निर्माण संबंधी, जन आक्रोश को दूर करना, जनमत को दबाना। एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, जनमत को दबाना। इस कार्य से एक लोक कल्याणकारी राज्य को बचना चाहिए। इस प्रकार का कार्य उसे नहीं करना चाहिए। जनहितों से संबंधित कार्य किया जा सकता है, जन सहमति का निर्माण करना और जन आक्रोशों को दूर करना, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करना इत्यादि प्रकार के राज्य के कार्य हो सकते हैं, लेकिन जनमत को दबाना एक लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट होगा। जनमत को दबाना एक तानाशाही सर्वसत्तावादी सरकार का कार्य हो सकता है, न कि लोक कल्याणकारी राज्य का। एक लोक कल्याणकारी राज्य को जनमत का सम्मान करना चाहिए। जनमत किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के शासन का आधार होते हैं। इसके द्वारा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है, यानी कि जनमत के द्वारा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। वह लोगों के दृष्टिकोण से राज्य का परिचय होता है। जनमत लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों पर नियंत्रण का प्रमुख साधन है। जनमत को दबाने का अर्थ होता है सरकार का निरंकुशता की ओर बढ़ना, तानाशाही की ओर बढ़ना, सर्वसत्तावाद का रूप धारण करना। तो जनमत लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों पर नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 30 नंबर। निम्न में से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन की या राजनीतिक चिंतन से संबंध नहीं है? निम्न में से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से संबंध नहीं है या संबंधित नहीं है? आचार प्रदान, नगर राज्य, सार्वभौमवाद, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन या यूनानी राजनीतिक चिंतन भी हम कह सकते हैं, उसकी विशेषता या उससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। सार्वभौमवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद, इसके विचार हमें प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में नहीं मिलते हैं, यूनानी राजनीतिक चिंतन में नहीं प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। यानी आचार प्रदान था, वहां सिटी स्टेट भी थे। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। प्राचीन यूनानी यूरोपीय राजनीतिक चिंतन मुख्यतः नैतिक दृष्टिकोण से संबंधित थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इत्यादि, जिसका जोर मूल्यों, आचारों, आदर्शवादिता पर था। किस प्रकार एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है, न कि वो सार्वभौमवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद पर विचार व्यक्त कर रहे थे। जबकि नगर राज्य उनके विश्लेषण की आधारभूत राजनीतिक इकाई थी। यानी कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन में सिटी स्टेट, नगर राज्य उनके विश्लेषण की आधारभूत इकाई थी, राजनीतिक इकाई थी। प्राचीन यूरोपीय चिंतन में सार्वभौमवाद, अंतरराष्ट्रीयतावाद के तत्व शामिल नहीं थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 31 नंबर। अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है? उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद, विनिर्माता राष्ट्र तथा कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता देश। ऑप्शन सी है अंतरराष्ट्रीय संगठनों में राष्ट्रहित। ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु साझा नीति अपनाने की आवश्यकता। अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अभिसरण सिद्धांत के अंतर्गत उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है। और अभिसरण सिद्धांत का विकास कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से माना जाता है, कैलिफोर्निया स्कूल से इसका संबंध है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, जिसमें उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए राइट होगा। अभिसरण सिद्धांत 1960 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रयासों से लोकप्रिय हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका संबंध कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से है। जिस प्रकार व्यवहारवाद का संबंध शिकागो यूनिवर्सिटी से है, उसी प्रकार अभिसरण सिद्धांत का संबंध कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से है। हमने पहले देखा था कि संदर्भीय दृष्टिकोण, जिसका विकास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से माना जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने संदर्भीय दृष्टिकोण का विकास किया था। जबकि हम कहते हैं कि आलोचनात्मक थ्योरी, क्रिटिकल जो थ्योरी है, उसका संबंध फ्रैंकफर्ट स्कूल से माना जाता है। राजनीति विज्ञान में आलोचनात्मक थ्योरी, जिसका संबंध फ्रैंकफर्ट स्कूल से माना जाता है, नव मार्क्सवादी विद्वानों के समूह उसमें शामिल है। तो इस प्रकार अभिसरण सिद्धांत 1960 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रयासों से लोकप्रिय हुआ। यह मूलतः विभिन्न समाजों के आर्थिक विकास एवं एक दूसरे पर डाले गए प्रभावों का अध्ययन करता है। यानी कि यह मूलतः विभिन्न समाजों के आर्थिक विकास एवं एक दूसरे पर डाले गए प्रभावों का अध्ययन करता है। अभिसरण सिद्धांत के अंतर्गत अभिसरण का उल्लेख उन्नत पूंजीवाद एवं विकसित समाजवाद के बीच किया गया है। उन्नत पूंजीवाद एवं विकसित समाजवाद के बीच किया गया है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 32 नंबर। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है?
किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? आज्ञा बर्लिन, शेल्डन वॉलिन, कार्ल पॉपर, माइकल ऑक्सफोर्ड। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, शेल्डन वॉलिन ने। शेल्डन वॉलिन ने एपिक थ्योरी का उल्लेख शास्त्रीय परंपरा के रूप में किया है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। आज्ञा बर्लिन की एक महत्वपूर्ण रचना है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें वो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आज्ञा बर्लिन। कार्ल पॉपर है जो प्लेटो, हीगल और मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु मानता है। कार्ल पॉपर प्लेटो, हीगल और मार्क्स इन तीनों विद्वानों को मुक्त समाज का शत्रु मानता है। माइकल ऑक्सफोर्ड एक परंपरागत रूढ़िवादी विचारक है जो वर्तमान समय में समकालीन समय में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान की बात करते हैं। और शेल्डन वॉलिन, जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है। शेल्डन वॉलिन है जो एरिक वॉगलिन से अलग विद्वान है। एरिक वॉगलिन एक अलग विद्वान है, शेल्डन वॉलिन एक अलग विद्वान है, बर्ट्रैंड ज्वेनिल वो भी एक अलग विद्वान है, जिनके बारे में हम और चर्चा आगे करेंगे। तो आप कंफ्यूज न हो, शेल्डन वॉलिन अलग है, एरिक वॉगलिन अलग है। इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। शेल्डन वॉलिन एक अमेरिकन राजनीतिक सिद्धांतकार और तुलनात्मक राजनीति के लेखक है। 1969 में प्रकाशित अपने एक निबंध पॉलिटिकल थ्योरी एज अवोकेशन में उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है। यानी कि इनकी एक महत्वपूर्ण रचना प्रकाशित हुआ, उनका निबंध जिसका शीर्षक था पॉलिटिक्स थ्योरी एज एवोकेशन, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? इसको हम इनपुट आउटपुट मॉडल भी कह सकते हैं। इनपुट आउटपुट मॉडल किस विद्वान ने दिया था? डेविड स्टन, आमंड, मार्टिन कापलान, लॉसवेल। तो डेविड स्टन उत्तर होगा इसका। निवेश निर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल, फलो मॉडल, यह संबंधित है डेविड स्टन से। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, यह भी डेविड स्टन से संबंधित है। जबकि ग्रेबिल आमंड ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम पेश किया है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, जिसका संबंध ग्रेबिल आमंड से है। मार्टिन कापलान कौन है? तो मार्टिन कापलान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख समर्थक विद्वान है मार्टिन कापलान। हिरार्ड लॉसवेल शक्ति राजनीति से संबंधित प्रमुख विद्वान है। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। इनपुट आउटपुट मॉडल या निवेश निर्गत सिद्धांत डेविड स्टन का है। डेविड स्टन ने वर्ष 1953 में व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत आगत निर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल प्रस्तुत किया। यानी कि डेविड स्टन ने 1953 में व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत आगत निर्गत सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल, या हिंदी में इसे कह सकते हैं आगत या निवेश निर्गत मॉडल। स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण निवेश व निर्गत के माध्यम से किया। निवेश को हम आगत भी कह सकते हैं।
जहां निवेश समाज या पर्यावरण से आने वाली मांग व समर्थन है। निवेश में क्या शामिल होता है आगत में? समाज या पर्यावरण से आने वाली मांगे व समर्थन उसमें शामिल होते हैं। इष्ट ने आगत के अंतर्गत मांगों व समर्थन जो प्रत्येक चार चार प्रकार की है उन्हें शामिल करता है, कि मांग भी चार प्रकार की शामिल है और समर्थन भी चार प्रकार का है। और बताया कि राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में अत्यधिक गति पाई जाती है। डेविड स्टन अपने इस मॉडल में बताते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में अत्यधिक गति पाई जाती है और ये व्यवस्था सदैव चलती रहती है, जिसे पुनर्निवेश फीडबैक के माध्यम से गतिशीलता मिलती है। तो डेविड स्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल में फीडबैक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उसने राजनीतिक व्यवस्था को सूचना यानी मांग के अतिभार से बचाने हेतु गेट कीपिंग की व्यवस्था की। तो गेट कीपिंग की अवधारणा डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित की गई है व्यवस्था मॉडल में। निवेश निर्गत मॉडल में राजनीतिक व्यवस्था को सूचना यानी मांग के अतिभार से बचाने के लिए। अगला सवाल 34 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक है। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक है मार्टा ने काप्लान, पीटर एच मर्कल, डेविड स्टन, कार्ल जे फेडरिक। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, तो क्या होगा 34 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। डेविड स्टन की महत्वपूर्ण रचना जो 1965 में प्रकाशित होती है 1965 में, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इससे पहले हमने बात की थी डेविड स्टन का एक महत्वपूर्ण लेख आता है द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में। किसका लेख है? डेविड स्टन का है। और उसके हमने एक और लेख की बात की थी द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यह लेख है अल्फ्रेड कोबा का, जिसके बारे में भी हमने पार्ट 2 में विस्तार से बात की थी। एक और हमने बात की थी रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दांते जर्मिनो का लेख है रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके बारे में भी हमने पार्ट 2 में बात की थी। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखें। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, डेविड स्टन की यह महत्वपूर्ण रचना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? महान मुद्दों का अध्ययन, मानव व्यवहार का अन्वेषण, आदर्श राज्य का अन्वेषण, दार्शनिक वृत्ति। यानी कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं थी? लेकिन ये सवाल पूछ रहा है जो नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट होगा। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है और मुख्य रूप से व्यवहारवादी आंदोलन, व्यवस्था उपागम इत्यादि ने मानव व्यवहार को और आगे बढ़ाया, इसके अध्ययन को, इसके अन्वेषण को और गति प्रदान की। तो मानव व्यवहार का अन्वेषण आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता मानी जाती है, जबकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत महान मुद्दों का अध्ययन, आदर्श राज्य का अन्वेषण, किस प्रकार एक आदर्श राज्य की स्थापना की जाए, दार्शनिक शासक, दार्शनिक वर्ती, मूल्य सापेक्ष अवधारणाएं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों का महत्व था। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। मानव व्यवहार का अन्वेषण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। मानव के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। थर्टी 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा।
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए बी सी डी आपके समक्ष है, जिसमें एक तरफ विचारक है और दूसरी तरफ उनके विचार है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है। तो हन्ना अरेंट का एक विचार है कि विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति पाई जाती है। ऑप्शन बी है माइकल ऑक्सफोर्ड, अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण। ऑप्शन सी जॉर्ज साबाइन, ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में। चार्ल्स मेरियम, मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। चार्ल्स मेरियम एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार है। चार्ल्स मेरियम, मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत। यहां बात हो रही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के समर्थक कौन कौन विद्वान थे? हन्ना अरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, जॉर्ज सेबाइन, वी ए डनिंग, इसके अलावा मैक्लिवेन, इसके अलावा एरिक वॉगलिन, बर्टन जुएनिल, लियो स्ट्रॉच। ये प्रमुख विद्वान है जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक है। जबकि चार्ल्स मेरियम है, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रमुख जो विद्वान है चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन, आमाडेव पावेल, ग्रिबिल आमंड पावेल, कोलमैन इत्यादि ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक विद्वान हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। हन्ना अरेंट ने जो विचार प्रतिपादित किया था कि विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति, माइकल ऑक्सफोर्ड अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण, जॉर्ज सेबाइन ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में। तो ये तीनों विद्वान परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक है, जबकि चार्ल्स मेरियम मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक इन्हें माना जाता है। शिकागो यूनिवर्सिटी से इनका संबंध है। इन्होंने शिकागो स्कूल की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना भी है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो 1925 में प्रकाशित हुई। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मेरियम की महत्वपूर्ण कृति। अगला सवाल 37 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक ग्रोथ ऑफ पॉलिटिक्स थॉट इन द वेस्ट में राजनीतिक विचारों को ऐतिहासिक परंपरा को लेखबद्ध किया है? बहुत ही अच्छा सवाल, वेरी वेरी मोस्ट। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक ग्रोथ ऑफ पॉलिटिक्स थॉट इन द वेस्ट में राजनीतिक विचारों की ऐतिहासिक परंपरा को लेखबद्ध किया है या सूचीबद्ध किया है? ऑप्शन है C.S. मैक्लिवेन, पीटर एच मर्केल, डेविड स्टन, कार्ल जे फेड्रिक। वह कौन सा विद्वान है जिसने अपनी पुस्तक ग्रोथ ऑफ पॉलिटिक्स थॉट इन द वेस्ट में राजनीतिक विचारों की ऐतिहासिक परंपरा को लेखबद्ध किया है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए C.H. मैक्लिवेन ने। C.H. मैक्लिवेन, यह पुस्तक आई थी 1932 में। जिसमें उन्होंने राजनीतिक विचारों की ऐतिहासिक परंपरा को लेखबद्ध किया है। तो हम कह सकते हैं कि C.S. मैक्लिवेन राजनीति विज्ञान में, राजनीतिक सिद्धांतों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान है। तो आइए बात करते हैं कुछ अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट। राजनीतिक विचारकों की ऐतिहासिक परंपरा को लेखबद्ध करने वाले निम्न विचारक है।
यानी कि राजनीतिक विचारकों की ऐतिहासिक परंपरा को लेखबद्ध करने वाले निम्न विचारक है। इस प्रकार का भी कई प्रकार सवाल आ सकता है कि कौन से विचारक है या नहीं है, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहले नाम आएगा वीए डनिंग का। राजनीतिक सिद्धांत की ऐतिहासिक साहित्य में सबसे पहले डनिंग नामक विद्वान ने राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास को सर्वप्रथम प्रमुख रूप से संगठित कर एक स्थान पर लिखने का कार्य किया। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक विचारों की ऐतिहासिक परंपरा को लेखबद्ध करने वाले विचार शामिल है या नहीं है, या उसके समर्थक है या नहीं है। उस दृष्टि से हमें यह स्लाइड अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों की ऐतिहासिक साहित्य में सबसे पहले डनिंग, वीए डनिंग नामक विद्वान ने राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास को सर्वप्रथम प्रमुख रूप से संगठित कर एक स्थान पर लिखने का कार्य किया। यानी कि 2000 वर्षों के इतिहास को इन्होंने लिखने का प्रयास किया था, यूनानी काल से लेकर आधुनिक काल तक। डनिंग ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नामक से 3 ग्रंथ लिखे। डनिंग ने विलियम आर्कविल डनिंग, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नाम से 3 ग्रंथ लिखी। 1902 में पहला ग्रंथ, दूसरा 1905 में, तीसरा 1920 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों की ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख किया कि किस विचारक ने किस प्रकार के विचार प्रतिपादित किए। तो ये इनकी पुस्तक का नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एशियंट एंड मिडविल। ये इसकी पुस्तक का पूरा नाम है, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एशियंट एंड मिडविल, जिसके 3 वॉल्यूम आए 1902, 1905, 1920। वीए डनिंग। और डनिंग वो विद्वान है जो मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहता है। मैकियावेली अपने समय का शिशु है, वही वीए डनिंग है, जिनकी ये प्रसिद्ध रचना है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एशियंट एंड मिडविल। इस कारण, यानी कि इन्होंने एक बड़े इतिहास को लिखने का कार्य किया, इस कारण डनिंग को राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में पहला पाठ्य पुस्तक लेखक माना जा सकता है। तो यह भी सवाल आ सकता है कि किस विचारक को राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में पहला पाठ्य पुस्तक लेखक माना जा सकता है, तो वीए डनिंग को। तो राजनीतिक सिद्धांतों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान है वीए डनिंग। लेकिन ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यह पुस्तक जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन की है, जीएस सेबाइन की यह रचना है, और यह पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, जबकि ये हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहां भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप सवाल को हल करें तो आपको सबसे पहले इंग्लिश वर्जन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट कई बार इस पुस्तक को भी ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और इस पुस्तक को भी ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में बता देता है। तो ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एशियंट एंड मिडविल ये वीए डनिंग की पुस्तक है, जबकि ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ये जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन की पुस्तक है, जो 1937 में प्रकाशित हुई, और ये हुई है 1902, 1905, 1920 में। और डनिंग को राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में पहला पाठ्य पुस्तक लेखक माना जा सकता है। डनिंग वो विद्वान है जिन्होंने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे सीएच मैक्लिवेन ने अपनी पुस्तक ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन द वेस्ट, जो 1932 में प्रकाशित हुई, उसमें इन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों की ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख किया है। सीएच मैक्लिवेन ने अपनी पुस्तक ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन द वेस्ट 1932 में प्रकाशित हुई, इसमें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों की ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख किया है। तो कई बार एक तरफ पुस्तकें और दूसरी तरफ विद्वान आ सकते हैं, उनको सुमेलित करने वाला भी सवाल यहां से बन सकता है। मैक्लिवेन का पूरा नाम है चार्ल्स हावर्ड मैक्लिवेन। आगे है जीएस सेबाइन, जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन,
सेवाइन ने ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक 1937 में प्रकाशित की, जिसने राजनीतिक सिद्धांतों की ऐतिहासिक परंपरा को भली भांति दुनिया के सामने रखा। ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में प्राचीन ग्रीस से लेकर फांसीवाद और नाजीवाद तक के राजनीतिक विचारों के इतिहास पर जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन, जिनका पूरा नाम है कि यह किताब है, यानी कि ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1937 में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने प्राचीन ग्रीस यानी यूनान से लेकर आधुनिक काल के फांसीवाद और नाजीवाद तक के राजनीतिक विचारों का समावेश किया है। तो यह पुस्तक 1937 में हमारे सामने आती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 38 नंबर। राजनीतिक सिद्धांत को प्रत्यक्षवाद से प्रभावित किया, निम्नलिखित में से इसे किससे संबंधित माना जा सकता है? यानी कि प्रत्यक्षवाद किससे संबंधित है? राजनीतिक सिद्धांत को प्रत्यक्षवाद ने प्रभावित किया, निम्नलिखित में से इसे किससे संबंधित माना जा सकता है? सेबाइन, लियो स्ट्रॉस, अगस्ट काम्टे, सेंट ऑगस्टाइन। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 3 नंबर अगस्ट काम्टे प्रत्यक्षवाद से संबंधित विद्वान हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में 19वीं शताब्दी में प्रत्यक्षवाद ने भी प्रमुख अपना योगदान दिया, इससे प्रभावित किया था। तो प्रत्यक्षवाद आते ही आपको अगस्ट काम्टे से संबंधित मानना है। राजनीतिक सिद्धांतों को प्रत्यक्षवाद ने भी इस समय स्थापित किया या प्रभावित किया। प्रत्यक्षवाद 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्री अगस्ट काम्टे से संबंधित माना जाता है, यानी कि प्रत्यक्षवाद को 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्री अगस्ट काम्टे से संबंधित माना जाता है, जिसके अनुसार मानवीय मस्तिष्क का इतिहास 3 चरणों में विकसित हुआ। यानी कि अगस्ट काम्टे और प्रत्यक्षवाद ये मानते हैं कि मानवीय मस्तिष्क का इतिहास 3 चरणों में विकसित हुआ, जिसमें उन्होंने पहला धार्मिक, दूसरा प्राभौतिक, तीसरा वैज्ञानिक। और काम्टे ने कहा कि तर्क दिया कि समसामयिक विश्व वैज्ञानिक युग एवं सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए सही स्थिति में है। तो ये इस प्रकार का कथन भी आ सकता है कि किस विचार के अनुसार समसामयिक विश्व वैज्ञानिक युग एवं सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए सही स्थिति में है। तो अगस्ट काम्टे ने कहा, प्रत्यक्षवाद के जनक कह सकते हैं अगस्ट काम्टे को। और अगस्ट काम्टे क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद है जो प्रकृति का अध्ययन जिस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है और जो वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों का निर्माण करता है, उसी प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से मानवीय विश्व का अध्ययन किया जा सकता है और वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों के निर्माण का प्रयास किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान में ये बात करते हैं और इन्हीं से प्रेरणा ली है डेविड स्टन ने। डेविड स्टन इनसे प्रभावित कह सकते हैं। प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद दोनों में कुछ समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। ये कहते हैं कि प्रकृति का अध्ययन जिस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है और जो वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों का निर्माण करता है, उसी प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से मानवीय विश्व का अध्ययन किया जा सकता है और वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों के निर्माण का प्रयास किया जा सकता है। यानी कि वैज्ञानिकता को प्रमुख स्थान देता है कौन? प्रत्यक्षवाद। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 39 नंबर। सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने प्रमुख निबंध व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी में उसने राजनीतिक दर्शन को परिभाषित करते हुए लिखा कि यह राजनीतिक वस्तुओं, अधिकारों एवं राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के बारे में जानने का सच्चा प्रयास है। ऐसा करने के लिए राजनीतिक दर्शन को एक विशेष प्रकार की ज्ञान की शाखा है। ऐसा करने के लिए राजनीतिक दर्शन एक विशेष प्रकार की ज्ञान की शाखा है। इस प्रकार की बात कौन करता है? लियो स्ट्रॉस, एरिक वॉगिन, बर्ट्रैंड ज्वेनिल, माइकल ऑक्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने प्रमुख निबंध व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी, ये प्रसिद्ध लेख किस विद्वान का है? तो यह है लियो स्ट्रॉस का।
लियो स्ट्रॉस। व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी में राजनीतिक दर्शन को परिभाषित करते हुए लियो स्ट्रॉस लिखते हैं कि राजनीतिक वस्तुओं राजनीतिक दर्शन है जो राजनीतिक वस्तुओं, अधिकारों एवं राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के बारे में जानने का सच्चा प्रयास है। यानी कि राजनीतिक दर्शन को सच्चा प्रयास किसने कहा? लियो स्ट्रॉस ने कहा। ऐसा करने के लिए राजनीतिक दर्शन को एक विशेष प्रकार की ज्ञान की शाखा होना आवश्यक है। राजनीतिक दर्शन एक प्रकार से ज्ञान की शाखा है और वो भी विशेष प्रकार की। तो जहां पर आपको ये मिले राजनीतिक दर्शन एक विशेष प्रकार के ज्ञान की शाखा, ये बात लियो स्ट्रॉस करते हैं। राजनीतिक दर्शन राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को जानने का एक सच्चा प्रयास है, लियो स्ट्रॉस से संबंधित कथन हो सकता है। हालांकि ये चारों विद्वान परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान से संबंधित विद्वान हैं या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के समर्थक विद्वान हैं। ये चारों। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का समर्थक है या नहीं है। तो ये चारों विद्वान हैं जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के समर्थक है और समर्थक है जो इन सिद्धांतों के पुनरुत्थान की बात करता है, न कि पतन की। तो ये विद्वान कभी भी राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात नहीं करते हैं। लियो स्ट्रॉस, एरिक वॉगलिन, बर्ट्रैंड ज्वेनिल, माइकल ऑक्सफोर्ड, इनके अलावा हन्ना अरेंट इत्यादि प्रमुख विद्वान हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। वेरी वेरी मस्ट सवाल है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीति में बढ़ते हुए गूढ़ ज्ञानवाद जीनोसिटिज्म के प्रभाव की आलोचना की? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीति में बढ़ते हुए गूढ़ ज्ञानवाद जीनोसिटिज्म के प्रभाव की आलोचना की? लियो स्ट्रॉस, एरिक वॉगलिन, बर्ट्रैंड ज्वेनिल, माइकल ऑक्सफोर्ड। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? इस प्रकार के सवाल आपको प्रत्येक साधारण किताब में नहीं मिलेगा। यह सवाल प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित है और प्रमाणिक पुस्तकों से सवाल डायरेक्ट परीक्षा में सपने होते हैं। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, एरिक वॉगलिन। एरिक वॉगलिन ने राजनीति में बढ़ते हुए गूढ़ ज्ञानवाद जीनोसिटिज्म के प्रभाव की आलोचना की। यह एक ऐसी विचारधारा है जो वास्तविकता से परे अपने विचारों को सही ठहराती है, जिसकी आलोचना कौन करता है? एरिक वॉगलिन। तो राजनीति में बढ़ते हुए गूढ़ ज्ञानवाद जीनोसिटिज्म के प्रभाव की आलोचना एरिक वॉगलिन द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। तो आइए इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उनको जानने का प्रयास करते हैं। एरिक वॉगलिन ने ऑर्डर एंड हिस्ट्री नामक कई अंकों वाला एक ग्रंथ लिखा। तो पहला सवाल यहां से बन सकता है, ऑर्डर एंड हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? एरिक वॉगलिन की है। एरिक वॉगलिन एक परंपरागत राजनीति विज्ञान के समर्थक विद्वान हैं। इन्होंने कई अंकों वाला एक ग्रंथ लिखा जिसका प्रकाशन 1956 में आरंभ हुआ और 29 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु तक चलता रहा। यानी कि 29 वर्षों तक इस ग्रंथ का प्रकाशन चलता रहा। कई अंकों में कई वॉल्यूम इसके आए। तो ऑर्डर एंड हिस्ट्री प्रसिद्ध रचना किसकी है? एरिक वॉगलिन की है। उसने इससे पहले 1931 में न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स प्रकाशित की। न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? एरिक वॉगलिन की है। इस पुस्तक में उसने मुख्य रूप से राजनीति में बढ़ते हुए गूढ़ ज्ञानवाद जीनोसिटिज्म के प्रभाव की आलोचना की। इसको हम पढ़ेंगे गूढ़ ज्ञानवाद। ये बिल्कुल राइट शब्द है, गूढ़ ज्ञानवाद। यानी कि न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स 1931, इस पुस्तक में एरिक वॉगलिन राजनीति में बढ़ते हुए गूढ़ ज्ञानवाद की आलोचना करता है, उसके प्रभाव की आलोचना करता है। जीनोसिटिज्म इंग्लिश वर्जन है ये, इसकी वो आलोचना करता है। गूढ़ ज्ञानवाद क्या है कि एरिक वॉगलिन के अनुसार ये गूढ़ ज्ञानवाद सत्य को एक ऐसे प्रत्यक्ष विजन है। ये कहता है कि सत्य को एक ऐसा प्रत्यक्ष विजन है जो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया से बाहर है। यानी कि गूढ़ ज्ञानवाद सत्य को एक ऐसा प्रत्यक्ष विजन है जो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया से बाहर है और इसके आधार पर
वास्तविकता को पूर्ण रूप से समझने का दावा किया जाता है, लेकिन यह वास्तविकता को अपनी दृष्टि से देखता है और उससे परे भी चला जाता है। कौन? गूढ़ ज्ञानवाद। यह एक अंधविश्वास की तरह राजनीति पर हावी होता है, जिसका स्वरूप कोई धर्म हो सकता है या विचारधारा हो सकती है। यानी कि यह राजनीति को अपनी नजरिए के अनुसार पेश करता है और उसका यह नजरिया कोई धर्म या किसी विचारधारा पर आधारित हो सकता है। तो राजनीति में गूढ़ ज्ञानवाद जीनोसिटिज्म की आलोचना करता है। कौन? एरिक वॉगलिन। और हमने देखा कि गूढ़ ज्ञानवाद क्या है, तो यह एक ऐसी विचारधारा है या प्रक्रिया है जो किसी धर्म या विचारधारा के आधार पर राजनीति को अपने अनुसार परिभाषित करने की कोशिश करता है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। एरिक वॉगलिन ने अपने दार्शनिक चिंतन में ज्ञान मीमांसात्मक प्रश्नों की अपेक्षा सत्ता मीमांसात्मक प्रश्नों को अधिक महत्व देता है और समाज में स्थापित व्यवस्था का विश्लेषण करता है। तो कौन सा दार्शनिक चिंतक एरिक वॉगलिन है जो ज्ञान मीमांसात्मक प्रश्नों की अपेक्षा सत्ता मीमांसात्मक प्रश्नों को अधिक महत्व देता है और समाज में स्थापित व्यवस्था का विश्लेषण करता है? उसने अपने बहुसंख्यक ग्रंथ ऑर्डर एंड हिस्ट्री में ऐतिहासिक संदर्भ में समाज में स्थापित व्यवस्था का परीक्षण किया। यानी कि हम कहते हैं कि यह राजनीतिक सिद्धांतों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का समर्थक विद्वान है। ऐसा कहा जाता है कि 1973 में डबलिन आयरलैंड में भाषण देते हुए उसने भविष्यवाणी की कि अगले दशक में सोवियत यूनियन अपने अंतर्निहित संकट के कारण टूट जाएगा। यहां से भी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1973 में डबलिन आयरलैंड में भाषण देते हुए भविष्यवाणी की थी कि अगले दशक में सोवियत यूनियन अपने अंतर्निहित संकट के कारण टूट जाएगा, और वास्तव में ऐसा हुआ, उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। तो ये बात करते हैं एरिक वॉगलिन। तो आज हमने राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत टॉपिक पर के बारे में कुछ अन्य और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की, जो आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस सीरीज के बारे में अपने अमूल्य सुझाव जरूर दें, लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारी सीरीज अनवरत जारी रहेगी। कल मिलते हैं अन्य और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।